Hello, good morning to all of you. Today is the lecture number 10 for class 10 from chapter electricity. तो दोस्तों आज हम जो इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है और हमारा जो लेक्चर नंबर 10 है उसमें हम जो बात करेंगे वो ओम्स लॉ की बात करेंगे। ओम्स लॉ की बात करेंगे। ओम्स लॉ दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना ओम्स लॉ के आप आगे का इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नहीं समझ सकते और एग्जाम में बेटे इसका क्वेश्चन 101% आएगा। तो दो समझिए, पहले लिखवा देंगे आपको, कोई बात नहीं। बेटा ओम्स लॉ क्या है? ओम्स जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशनशिप दी। ठीक है ना, उन्होंने हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशनशिप दी। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पहले मैं लिख देता हूं आपका ओम्स लॉ। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference between the 2 points of a conductor। तो बेटा आप लोग करंट और वोल्टेज के बीच में, आप करंट और वोल्टेज के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो ओम्स ने में ये बताया कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है किसका? कंडक्टर का। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो उस किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। इट मींस कि अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, और अगर करंट घटेगा, करंट डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज होगा। तो अब देखो उसने वर्ड यूज करा एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो उसने ये कांस्टेंट टेम्परेचर वर्ड यूज क्यों करा? कारण क्योंकि बेटे टेम्परेचर के इंक्रीज और टेम्परेचर के डिक्रीज होने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर या टेम्परेचर के डिक्रीज होने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और डिक्रीज होने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा फॉर प्योर कंडक्टर। करेक्ट। तो ये जो ओम्स लॉ है, इट इज व्हेन द रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज द कंडक्टर। यानी कि जो ओम्स लॉ एप्लीकेबल है, जो ये जो कंडीशन जो गिवन है आपके पास, ये केवल तभी है जब रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अब अगर बेटा मैथमेटिकली बात करते हैं इस लॉ की, अगर हम मैथमेटिकली देखें तो ये जो रिलेशन है जो उसने बताया, ये I प्रोपोर्शनल टू V है या नहीं। यानी कि अगर I इंक्रीज होगा तो V भी इंक्रीज होगा, I डिक्रीज होगा तो V भी डिक्रीज होगा। करेक्ट। और क्या बेटा हम इसको V प्रोपोर्शनल टू I नहीं लिख सकते? अगर I प्रोपोर्शनल है V के या V प्रोपोर्शनल है I के तो एक ही बात हुई ना। हमेशा बेटा जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं हम तो एक कांस्टेंट की वैल्यू साथ में आती है। क्या आती है? कांस्टेंट की वैल्यू साथ में आती है। उन्होंने इस कांस्टेंट को नाम दिया R। वह जो R है इट इज ए कांस्टेंट, ये आपके पास एक कांस्टेंट है, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। करेक्ट। तो ये उन्होंने बेटा एक रिलेशन दिया V, और इसको आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू I R। अब तो अगर इसी इक्वेशन से हम एक रिलेशन निकाले तो जो R है
जो R है दिस इज द V अपॉन I। अब R क्या है, अगर R क्या है बेटे, चलो R की बात बाद में करेंगे, रेजिस्टेंस है वैसे, यानी कि जो R है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, यानी कि अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और अगर वोल्टेज कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। एंड जो सेकंड पॉइंट निकलता है वो आपसे, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द I। इट मींस कि अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा। करेक्ट, अगर रेजिस्टेंस आपके पास ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू कम होगी। कारण बेटा रेजिस्टेंस हम किसको कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मैं आपको पहले बता दूंगा, लिखूंगा अभी मैं आपके बोर्ड पर। रेजिस्टेंस एक वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, रेजिस्टेंस एक वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो चार्ज के फ्लो होने का, या आप ये कहें कि करंट के फ्लो होने का अपोज करता है, वो रेजिस्टेंस कहलाता है। तो यहीं से अगर मैं डेफिनेशन लिखता हूं रेजिस्टेंस की, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, definition of resistance। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, इट इज द property of a conductor which opposes the flow of current और चार्ज। यानी कि बेटा रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो होने का अपोज करता है, या चार्ज के फ्लो होने का अपोज करता है। क्योंकि बेटा जब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा जब तक करंट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अपने आप में एवरी कंडक्टर इज अ रेजिस्टेंस, चाहे कंडक्टर कोई सा भी हो, सब अपने आप में एक रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल आपके घरों पे पंखा है, जो फैन है इट इज अ रेजिस्टेंस, बल्ब इट इज अ रेजिस्टेंस, कनेक्टिंग वायर्स दे आर आल्सो रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जहां भी चार्ज फ्लो होता है हर चीज वो रेजिस्टेंस है। फर्क क्या है, कोई करंट के फ्लो का, कोई चार्ज के फ्लो का अपोज कम करता है, और कोई चार्ज के फ्लो का अपोज ज्यादा करता है। करेक्ट। तो जो R इज इक्वल टू, बेटा हमने क्या बनाया, V अपॉन I। जो इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस R इज ओम। क्योंकि बेटा देखो साइंटिस्ट ओम ने बताया, तो हमने रेजिस्टेंस की यूनिट जो रखी गई उन्हीं के नाम पर रखी गई, जिससे उनके नाम को याद रखा जाए। और जो सिंबल होता है बेटा, इसका जो सिंबल होता है ये ओम का सिंबल होता है। करेक्ट। तो व्हाट इज द 1 ओम, अगर मैं यहीं से आपसे डेफिनेशन निकलाऊं, व्हाट इज द 1 ओम, 1 ओम क्या चीज है। अगर आप बेटा देखो, अब आपके पास 1 ओम कब आएगा, इफ मान लो V इज इक्वल टू 1 वोल्ट है मेरे पास, और I की वैल्यू भी मेरे पास 1 एम्पियर है, तो बताओ R की वैल्यू 1 ओम होगी या नहीं होगी। तो व्हाट इज द 1 ओम, if the potential difference between a conductor wire is 1 volt, अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का है, एंड करंट इज फ्लोइंग 1 एम्पियर, और करंट जो फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर हो रहा है, देन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 ओम। समझ रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया बेटे ये आपके पास एक कंडक्टर है, ये क्या है आपके पास एक कंडक्टर है, और ये मान लिया बेटे मैंने वोल्टमीटर लगाया, करेक्ट, और यहां पर मैंने मान लीजिए सीरीज में हमने बेटे एमीटर लगाया, इसके अंदर करंट I फ्लो हो रहा है। अगर इस I की वैल्यू 1 एम्पियर की है और इस V की वैल्यू आपके पास 1 वोल्ट की है, तो इस ये माइन आपके पास मान लीजिए P एंड Q है, तो इस PQ के अक्रॉस जो आपके पास जो रेजिस्टेंस होगा इस कंडक्टर का वो 1 ओम होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। करेक्ट। तो दिस इज अबाउट ओम्स लॉ। फिर से समझ लीजिए बेटे, ओम्स ने हमें ये बताया कि अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, मींस एट द कांस्टेंट टेंपरेचर,
तो जो करंट फ्लो होगा उसके अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल के। अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, अगर करंट घटेगा तो पोटेंशियल घटेगा। लेकिन कब? जब कंडक्टर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, केवल तब। करेक्ट। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब तो बेटे हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि वास्तव में ग्राफ से हम शो करते हैं कि वास्तव में ओम्स लॉ क्या चीज है आपके पास। करेक्ट। तो ओम्स को बेटे ओम्स ने हमें बताया I प्रोपोर्शनल टू द V और V प्रोपोर्शनल टू द I एंड V इज इक्वल टू I। करेक्ट, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम नंबर एक बात पहले बेटे, सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है और उनके बीच की दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, तो 100 जैसे आपके पास वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, जैसे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आपके पास अगर दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 101% उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो आपके पास जो करंट रहा बेटा ये I आपके पास ये रहा और वोल्टेज आपके पास ये रही। तो उसने क्या बताया कि अगर हम करंट और वोल्टेज देखो बेटा, यहां पर R क्या है? R एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। करेक्ट। अगर हम करंट और वोल्टेज में बीच में अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 101% इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन एंड द every bind at this line will give the value of resistance and जो वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की वो 100% कांस्टेंट आएगी। इट मींस कि अगर मान लीजिए बेटे इस पॉइंट के कोरस्पोंडेंस मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो आपके पास ये और ये, यानी कि इस पॉइंट के क्रॉस ये आपके पास करंट की रीडिंग आई और ये आपके पास वोल्टेज की रीडिंग आई। मान लो इसको मैं I1 लिखता हूं, इसको मैं V1 लिखता हूं और मान लीजिए इसको मैं I2 और इसको मैं V2 लिखूंगा और इसको मैं I3 और V3 लिखूंगा। इसी प्रकार से आप ये भी लिख सकते हैं, ये मैं I4 लिखता हूं और ये मैं V4 लिखता हूं। तो बेटा I1 और V1 के रेस्पेक्ट में अगर मैं R1 निकालूंगा तो वो I1 अपॉन R इज इक्वल टू जो है वो V1 अपॉन, क्योंकि बेटा यहां से जो R आएगा वो आपके पास क्या आएगा? V अपॉन I। यानी कि V1 और I1 की वैल्यू जो होगी वो मुझे कोई वैल्यू देगी। करेक्ट। से दिस इज द X। तो R2 जो होगा वो भी आपके पास V2 अपॉन I2 जाएगा, वो भी X ही आएगा। R3 जो होगा अगर मैं V3 अपॉन I3 करता हूं तो वो भी X ही आएगा। मींस ये सब क्या है? ये सब कांस्टेंट वैल्यू है। यानी कि आपके पास चाहे पॉइंट कोई सा भी हो, हर पॉइंट के कोरस्पोंडेंस R की वैल्यू आपके पास एक ही आएगी। ये हमें ओम्स लॉ में पता है। तो थोड़ा सा बेटा आप इसको रिस्पेक्ट में आप बुक से 4-5 लाइनें लिख लेंगे तो बेटा हर चीज बोर्ड पर नहीं लिख सकता है, समझने वाली चीज आप समझिए खूब अच्छी तरह से। तो दिस इज अबाउट ओम्स लॉ। अब हमें अब बेटा हमें जो प्रूव करना है, हमें वेरीफाई करना है ओम्स लॉ। To verify Ohm's law by circuit diagram। तो बेटा मुझे एक वो सर्किट बनाना है जिससे मैं ओम्स लॉ को वेरीफाई कर सकूं। तो बेटा अगर मुझे ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है तो वी नीड नंबर्स ऑफ करंट्स रीडिंग विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ पोटेंशियल रीडिंग। यानी कि अगर मैं कोई ओम्स लॉ को वेरीफाई करना चाहता हूं तो मुझे ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा उसमें करंट और वोल्टेज के बीच में।
और करंट और वोल्टेज के बीच में बेटा जो ग्राफ प्लॉट होगा वो एक पॉइंट से तो होगा नहीं, एक वैल्यू से तो होगा नहीं। वी नीड नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर करंट एंड वोल्टेज। तो उसके लिए बेटा हम एक सर्किट डायग्राम ऐसा प्रिपेयर करेंगे, हम सर्किट डायग्राम ऐसा प्रिपेयर करेंगे जिसकी हेल्प से हम उसकी करंट की वैल्यूज को हम चेंज कर सके, उसकी करंट की वैल्यूज को हम चेंज कर सके। तो वो एक सर्किट डायग्राम हमें बनाना है। तो बेटा इसका सर्किट डायग्राम बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये, मान लिया बेटे मैंने एक बैटरी ले ली, हमने बेटे मान लिया 3 सेल की एक बैटरी ले ली, तो दिस इज द बैटरी ऑफ 3 सेल्स। ठीक, हमने बेटे एक एमीटर लिया है और पूरे सर्किट का करंट को मेजर करने के लिए मैंने एमीटर लगा दिया। अब हमारे पास ये वो कंडक्टर है जिसके अक्रॉस मुझे I1 और I और V की रीडिंग, डिफरेंट करंट और डिफरेंट वोल्टेज की रीडिंग मुझे चाहिए, करेक्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमने एक वोल्ट मीटर लगाया। ओके, नाउ वी कनेक्ट ए स्विच इन सीरीज, ये मैंने एक क्लोज सर्किट लगा दी। अब देखो बेटे अगर मैं इसको यहीं पर क्लोज सर्किट बना देता हूं, नो डाउट बना सकते हैं, यहां से आपके पास करंट रीडिंग आई जाएगी, करेक्ट, और सर्किट के अंदर आपके पास यहां जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, करेक्ट। लेकिन अगर अब इसके लिए मुझे एक करंट और एक वोल्टेज की रीडिंग मिलेगी और उससे मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूं, नो डाउट, लेकिन मुझे ओ रीडिंग तो नहीं मिलेगी, मुझे तो डिफरेंट करंट की रीडिंग के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट पोटेंशियल की रीडिंग चाहिए। तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, तो मैं इस रेजिस्टेंस को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, ये वो कंडक्टर है एट द कांस्टेंट टेंपरेचर, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो करंट की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको हम रियोस्टेट कहते हैं वो सीरीज बना देते हैं, करेक्ट। यहां पर बेटे मैंने एक वो सीरीज में ये मान लीजिए बेटे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और ये मान लीजिए बेटे आपके पास यहां पर कनेक्ट हो। अब देखो बेटे जब ये नोब इसकी यहां पर है तो डेफिनेटली मुझे करंट और वोल्टेज की रीडिंग मिलेगी। अब आपके पास क्या है बेटे, इस टाइम ये रेजिस्टेंस कम है। अब फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहां कर देता हूं, तो अब जो इतना रेजिस्टेंस के अंदर बन गया है उससे क्या होगा, करंट की वैल्यू कम होगी, करंट की वैल्यू कम होगी तो वोल्टेज की वो रीडिंग मैंने नोट कर ली, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से मैंने इसको फिर थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट यहां पर करा। तो अब करंट की वैल्यू यानी कि ये जो रियोस्टेट है, ये जो मेरे पास रियोस्टेट है, इसके हेल्प से मैं इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज करता हूं, ना कि इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। इस रियोस्टेट की वजह से पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज होता है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं होती, करेक्ट। तो वी विल गेट द डिफरेंट करंट एंड डिफरेंट वोल्टेज रीडिंग and we make a graph between I and V and we will get a straight line. If we get a straight line between I and V then this proves the Ohm's law. अगर डेफिनेटली बट अगर आपके पास I और V के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो मुझे एक स्ट्रेट लाइन देगा और वो स्ट्रेट लाइन देगा तो वो आपके पास एक उसको वो प्रूव करेगा। अब देखो एक मैं आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर एक टेबल बना रहा हूं, आपकी इस चांद की बुक में है, उसी से मैं टेबल डाटा ले रहा हूं, ये आपके पास ये देखो आप ये क्वेश्चन आप घर पर करना चाहिए आपको, मैं समझा रहा हूं, करेंगे आप अपने आप। जो बच्चा करेगा डेफिनेटली बेटे वो उसको मिलेगा कुछ ना कुछ, और जो बच्चा कुछ नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये एम्पियर में है, ये इसी के कोरस्पॉन्डिंग समझ लीजिए बेटा आप, ये V आपके पास वोल्ट में है। मान लीजिए बेटा इस कंडक्टर के अक्रॉस मेरे को डिफरेंट करंट और डिफरेंट वोल्टेज की रीडिंग मिलती है, वो जो वैल्यू मिली मान लिया बेटा वो 0.05 मुझे करंट मिलता है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिली वो 0.85 मिली। इसी प्रकार से एक नेक्स्ट मैंने रियोस्टेट की वैल्यू को चेंज करा तो सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हुआ, तो इस एमीटर की रीडिंग इस वोल्टमीटर की रीडिंग मिली। तो मान लीजिए अब आपको जो वोल्टेज की करंट की रीडिंग मिली वो 0.10 एम्पियर मिली, इसके कॉरस्पॉन्डेंस जो बेटा मुझे वोल्टेज मिली वो 1.70 मिली, देन 0.20 मिलती है एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ
3.5 volt, and then we get 0.30 and 5.0 and 0.4 and 6.8. ओके, तो बेटा इस ग्राफ से आपको I और V के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना है। ये आपके पास करंट हो गया एम्पियर के अंदर, और ये आपके पास वोल्ट हो गई, ये आपके पास वोल्टेज हो गई वोल्ट के अंदर। अब देखो बेटा, अगर मैं पहले डाटा की बात करूं तो देखो बेटा, मेरे पास जो I1 की वैल्यू है वो 0.05 है, और जो V1 की वैल्यू है वो 0.85 है। तो अगेन देखो बेटा, अगर मैं यूज करता हूं तो V1 = I1 डॉट R, कारण इस R की वैल्यू चेंज नहीं होगी, दिस R इज द कांस्टेंट। तो बताओ बेटे, जो R हुआ वो V1 अपॉन I1 हुआ या नहीं हुआ? तो जो V1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0.85, एंड जो I1 की वैल्यू 0.05। तो बताओ बेटा, I जो आपके पास R आ गया वो 17 ओम आ गया या नहीं आ गया? करेक्ट, ये जो वैल्यू आई वो इससे आई। now we take the second reading, say this is the I2 is equal to 0.10, and जो V2 है this is the 1.70। तो बेटा इसके लिए R की वैल्यू V2 अपॉन I2 हुई है नहीं हुई? तो जो V2 की वैल्यू 1.70 है, एंड दिस इज द 0.10, दिस इज अगेन 17 ओम। मींस जो R की वैल्यू बेटा इनसे जो मिली वो मुझे 17 ओम मिली। तो आप इसी प्रकार से I3 ये लेंगे और V3 आप ये लेंगे, R की वैल्यू निकालेंगे। I4 ये लेंगे, V4 ये लेंगे, फिर से R निकालेंगे। I5 लेंगे, V5 लेंगे, फिर से R निकालेंगे। तो वी विल ऑब्जर्व that for the different current and different voltage reading, but we get the same value of resistance or almost nearly equal to the 17 ohm. So we will get a straight line. अगर आप इसका एक ग्राफ बनाएंगे तो 100% वो आपको एक स्ट्रेट लाइन देगा। ये आप ग्राफ पेपर पर बनाना 100% लगभग ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। आपका एग्जाम्पल प्रॉब्लम है एशियन बुक की, आप करें आप इसको, तो आपके पास मान लीजिए बेटा एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। इसके लिए मान लीजिए एक ए पॉइंट ये हो गया, इसके लिए बी पॉइंट ये, सी, डी और ई। हर पॉइंट पर आपको लगभग जो वैल्यूज आएगी वो सेम आएगी। तो ये जो वैल्यू होती है R = कांस्टेंट मिलेगी, विच इज अबाउट 17 ओम। दिस प्रूव द ओम्स लॉ। ओके बेटे, आज के लिए इतना लेक्चर। नेक्स्ट टाइम में हम आपको पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।